स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोलॉजिकल साइंस में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th बायोलॉजी सिलेबस 2023-24 का पाठ जनन स्वास्थ्य। तो इस पाठ के हमारे टॉपिक हैं जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियाँ। दूसरा, जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। तीसरा, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, यौन संचारित रोग और बंध्यता। तो शुरू के जो 2 टॉपिक हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी जो 3 हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो मेरे पिछले वीडियोस की तरह ही पहले हम पाठ में से कंटेंट को देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद में नोट्स के द्वारा उसको डिटेल में समझेंगे। देखिए, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो लेसन रीडिंग तो आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि कई बार आप काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं परंतु लेसन के छोटे कंटेंट जो है वो छूट जाते हैं और आप परीक्षा में उन प्रश्नों पर अटक जाते हैं। इसलिए पहले बुक से पढ़ना है आपको और फिर एक्स्ट्रा नोट्स के द्वारा आपको इस पाठ को या किसी भी पाठ को अच्छी तरह से समझना है। इससे आप बोर्ड के साथ साथ अपने नेट की तैयारी भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य जो है साधारण शब्दों में हम इसे क्या कहेंगे? तो स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य प्रकारों या फंक्शनिंग को ही जनन स्वास्थ्य कहते हैं। WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जन स्वास्थ्य की परिभाषा है जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य भी शामिल है, और ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है। अब अगला टॉपिक है जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियाँ। तो विश्व में भारत ही ऐसा देश है जिसने जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है, और इसके लिए 1951 में, ये डेट आपको याद रखनी, 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम या परिवार कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया था, और वर्तमान में ये जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के रूप में माना जाता है। अब इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि संपूर्ण जनता को जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ऑडियो वीडियो माध्यम से या और भी बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे जनता को जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जो है प्रदान करना, जागरूक करना, किशोरावस्था उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों जैसे एड्स के बारे में जानकारी करना, गर्भाधान, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और माँ और बच्चे की प्रसव के उपरांत देखभाल, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा जन्म नियंत्रण की विधियों को जो है उनका उपयोग करना, और लिंग समानता, लड़का जो लड़की उसको समान समझना, और प्रसव जो है उसके संबंधित जो भी जो सुविधाएं हैं वो देना, यौन संचारित रोगों, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, ऋतुस्राव, महावारी संबंधी समस्याओं या बंध्यता आदि की समस्याओं के बारे में चिकित्सीय सहायता जो है प्राप्त करना या प्रदान करना। अब इसमें एक और है कि उलभ भेदन यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं एमिनोसेंटोसिस। तो एमिनोसेंटोसिस एक ऐसी क्रिया है जिसमें भ्रूण का जो द्रव्य का कुछ अंश लेकर और उसकी प्रयोगशाला में जांच की जाती है, और इसकी सहायता से भ्रूण अवस्था में यदि बालक या बालिका को कोई भी आनुवंशिक रोग है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है या सिकल सेल एनीमिया है, तो उसकी जांच की जा सकती है, और इसमें जो है गर्भपात की अनुमति कानूनी तौर पर दी जा सकती है। परंतु इस विधि का उपयोग लिंग की जांच के लिए या लिंग की पहचान के लिए करना जो है कानूनी अपराध है या उस पर रोक है। अब गर्भ निरोधक की बहुत सारी युक्तियां जो है वो प्रचलित हैं। उसमें एक है सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली, जिसकी खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा की गई थी, और ये गोली जो है काफ़ी प्रचलित है। इसके अलावा कार्यनीति में यौन संबंधी मामलों में जागरूकता प्रदान करना, इसकी संस्थाएं जो हैं वो प्रसव या प्रसव उपरांत जो है उनकी देखभाल में सहायता करती हैं, मातृ एवं शिशु दर में गिरावट, यौन संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल आदि, ये सारी चीज़ें इसकी कार्यनीति में आती हैं। अगला टॉपिक है जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। अब जनन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जनसंख्या पर नियंत्रण करना।
अब सन 1900 में जहाँ विश्व की जनसंख्या केवल 2 अरब थी, वहाँ 2011 में ये बढ़कर 7.2 अरब हो गई। उसी तरह से भारत की जनसंख्या 2011 में 1.2 अरब हो गई। अब इसके कई कारण हैं, जैसे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में गिरावट, जनन जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें बढ़ोतरी। इसके अलावा जो जनन करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई, ये भी एक इसका प्रमुख जो कारण है। इसके अलावा अशिक्षा, पुत्र की चाहत, तो ऐसे जो है कई कारण हैं जिनसे जनसंख्या जो है काफ़ी बढ़ गई है। अब जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय हैं उसमें एक तो है जागरूकता, लोगों को जागरूक करना, और जो है कम उम्र में विवाह को रोकना। इसके अलावा गर्भ निरोधक जो युक्तियां हैं उनको अपनाना। अब गर्भ निरोधक जो उपाय हैं वो जनसंख्या नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण साधन है। ये उपाय कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहले एक नारा था हम दो हमारे दो, परंतु आजकल जो नारा है वो है हम दो हमारा एक। अब गर्भ निरोधक जो युक्तियां हैं उसमें आते हैं प्राकृतिक या परंपरागत साधन, रोध या बैरियर, आईयूडी, मुंह से लेने वाली गर्भ निरोधक गोलियां, टीका और शल्य क्रिया आदि। अब प्राकृतिक विधियों में है आवधिक संयम, बाष्कलन, स्तनपान, अनार्तव, तो ये इंपॉर्टेंट विधियां हैं। और रोध में जो प्रमुख रूप से आता है कंडोम या निरोध, जो पुरुषों द्वारा उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा महिलाओं में रोध के लिए काम में आते हैं डायफ्राम, गर्भाशय क्रिया, टोपी, वर्ड आदि। अब जो अंतःगर्भाशय युक्ति हैं इन्हें हम इंट्रायूट्रन डिवाइस या आईयूडी भी कहते हैं, और इसका उपयोग जो है चिकित्सा सहायता से किया जाता है। और इसमें आते हैं लूप है, कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड है आदि नाम से ये आते हैं। तो इनका भी उपयोग गर्भ निरोधक के रूप में जो है काफ़ी मात्रा में किया जाता है। उसके बाद है गोलियाँ, महिलाओं के द्वारा खाई जाने वाली गोलियाँ। ये गोलियाँ पिल्स के नाम से आती हैं और ये गोलियाँ 21 दिन तक लगातार ली जाती हैं, और ऋतुस्राव के 5वें दिन से इसकी शुरुआत की जाती है। तो इनका भी जो है उपयोग किया जाता है जन्म नियंत्रण के रूप में। इसके अलावा सहेली नामक जो गोली है वो हफ्ते में एक बार ली जाती है। तो ये सारी गोलियां जो है ये गैर स्टेरॉयड होती हैं और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के मिश्रण से बनी होती हैं। इसके अलावा जो है एक गोली है जो असुरक्षित यौन संबंध के बाद जो है गर्भ निरोधक के रूप में ली जाती है और 72 घंटे के भीतर इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण जो है विधि है वो है शल्य क्रिया विधियाँ, या बंधीकरण कहते हैं, या सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसे नसबंदी भी कहते हैं। तो इसमें है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। इंपॉर्टेंट है ये वैसेक्टोमी जो है पुरुषों में की जाती है। इसमें शुक्र वाहक उच्छेदन या शुक्र वाहिका के कुछ भाग को या तो काट दिया जाता है या उसको बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु का प्रवाह ना हो सके। उसी प्रकार से स्त्रियों में जो है अंडवाहिनी जो है उसका हिस्सा या तो काट दिया जाता है या बांध दिया जाता है, और इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो वैसे वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी इस पर भी कई बार बोर्ड में प्रश्न आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसेक्टोमी पुरुषों में है और ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में है, या हिंदी वाले नाम भी इसके आपको याद रखने हैं। तो वैसेक्टोमी को शुक्रवाहक उच्छेदन कहते हैं और ट्यूबेक्टोमी को नलिका उच्छेदन कहते हैं। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण जो है गर्भ निरोधक जो उपाय हैं, और परंतु इन उपायों को शिक्षित चिकित्सा कर्मी की सहायता से ही उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि कई बार इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। तो ये बेहतर है कि इनको कोई भी व्यक्ति जो है वो चिकित्सीय सहायता से इनका उपयोग करे। तो ये हो गए यहाँ तक। आगे के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब देखते हैं जो हमने पढ़ा है उसके हम नोट्स कैसे लिखेंगे। तो नोट्स में सबसे पहले है जनन स्वास्थ्य का अर्थ परिभाषा। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, जनन के सभी पहलुओं सहित शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक एवं सामाजिक रूप से संपूर्ण स्वस्थता को ही जनन स्वास्थ्य कहते हैं। और ऐसा समाज जिसमें जननांगों की संरचना एवं क्रियाशीलता सामान्य हो तथा यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक परिक्रियाएं सामान्य, उसे जननात्मक स्वस्थ समाज कह सकते हैं। जनन स्वास्थ्य के प्रमुख पहलू क्या हैं? तो इसमें है सुरक्षित व संतोषजनक जननिक स्वास्थ्य, जनता को जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूक करना, विद्यालयों में यौन शिक्षा प्रदान करना,
लोगों को यौन संचारित रोगों किशोरावस्था संबंधी बदलावों के बारे में जानकारी देना, जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों से अवगत कराना, गर्भपात, गर्भ निरोधक, आर्तव चक्र, बांझपन आदि समस्याओं का हल करना, मादा भ्रूण हत्या के लिए उलभ्यदन का दुरुपयोग करना। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में जनन स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? शिशु एवं मातृ मृत्यु दर घट गई है। दूसरा, यौन संचारित रोगों की शीघ्र पहचान व उनका समुचित उपचार। तीसरा, बंध दंपतियों की विभिन्न तकनीकों द्वारा संतान लाभ, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं व जीवन स्तर, विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों की खोज व उपलब्धता, चिकित्सीय सहायता युक्त सुरक्षित प्रसव, लघु परिवारों के लिए प्राथमिकता, यौन संबंधी मुद्दों पर बढ़ती हुई जागरूकता, बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण हेतु प्रयासरत सरकार व आम जनता। जनसंख्या विस्फोट। तो इसमें प्रश्न आता है कई बार कि विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड या 2 लाख प्रति दिन के हिसाब से जो है बढ़ रही है, और बढ़ती आबादी को ही हम जो नियंत्रित हो गई उसी हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के कई कारण हैं। पहला, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना, अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना और परिवार नियोजन के तरीकों का पूर्ण रूप से न अपनाया जाना, वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण होना, निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति जो है ये विश्वास करता है जितने अधिक बच्चे होंगे उतना जो है अधिक धन कमाएंगे। 8वां, सामाजिक रीति रिवाज के कारण पुत्र प्राप्ति के चाह में दंपति संतान उत्पन्न करते हैं। तो ये सारे कारण है जिससे जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और जनसंख्या को रोकने का जो महत्वपूर्ण उपाय है वो है परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक युक्तियों का इस्तेमाल करना, जिसमें जैसे आपने समझा पहला है बंध्यकरण या नसबंदी, जिसमें आते हैं वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। दूसरा है कंडोम का प्रयोग। तीसरा, गर्भ निरोधक गोलियाँ, तो ये कई नामों से आती हैं। चौथा है अंत गर्भाशय यंत्र या IUCD डिवाइस। बाधा विधियाँ, तो इसमें ग्रेविया तनपुट आदि आते हैं। तो ये सारी विधियाँ हैं जिनके द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। उलभ्यदन या अमीनोसेंटेसिस, इससे प्रश्न आता है कई बार। तो ये कैसे की जाती है? इसके अंतर्गत माता के गर्भ में से एमनियोटिक द्रव का कुछ भाग सिरिंज द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। इस द्रव में फीटस की कोशिकाएं होती हैं जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग जांच, आनुवंशिक संरचना, आनुवंशिक विकार व उपापचय विकारों का पता लगाया जा सकता है। इसका प्रमुख उद्देश्य कि होने वाली संतान में किसी प्रकार के विकलांगता या विकार का पता लगाना, परंतु लिंग का पता लगाना जो है कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। विद्यालयों में यौन शिक्षा क्यों ज़रूरी है? तो विद्यालयों में यौन शिक्षा ज़रूरी है, आवश्यक है। विद्यालयों में यौन शिक्षा अति आवश्यक है क्योंकि इसमें छात्रों को किशोरावस्था संबंधी परिवर्तनों व समस्याओं के निदान की सही जानकारी मिलेगी। यौन शिक्षा से उन्हें यौन संबंध के प्रति भ्रांतियाँ व मिथ्या धारणाओं को खत्म करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ उन्हें सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक का प्रयोग, यौन संचारित रोगों, उनसे बचाव, निदान आदि की जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ी भावनात्मक एवं मानसिक रूप से समृद्ध होगी। तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी आपको मिल जाए।